हेलो एवरीवन। आज क्लास 9 के बायो में हम प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका झिल्ली पढ़ चुके थे। तो उसमें विसरण और परासरण क्या होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि क्या हो सकता है, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका को हम तनु और सांद्र विलयन में रखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उससे क्या घटनाएं होती हैं उनको देखेंगे। तो हम देखते हैं, यदि हम किसी जंतु अथवा पादप कोशिका को, जंतु का कोशिका लेते हैं या किसी पादप का कोशिका, किसी पौधे का कोशिका लेते हैं और शक्कर कोई शर्करा है, शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखते हैं, तो 3 घटनाएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहली घटना क्या है, अगर हम मान लीजिए 3 अलग अलग विधि से करते हैं। तो सबसे पहले वाली कोशिका में यदि हम कोशिका को तनु विलयन मतलब हल्का टाइप का होता है, तनु विलयन वाले माध्यम में रखते हैं, तो जो जल है तो उसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा है। तनु विलयन में होता है कि जैसे शक्कर और या अथवा नमक का हम विलयन ले रहे हैं, तो उसमें शक्कर या नमक की मात्रा कम रहेगी, जल की मात्रा अधिक रहेगी, तो तनु विलयन हो गया। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो एक हल्का शरबत होता है, कभी कभी हल्का हो जाता है, कभी कभी मीठा। तो जो हल्का मीठा रहता है वो तनु होता है, जो ज़्यादा मीठा हो जाता है वो सांद्र हो जाता है। तो जब ऐसे विलयन में तनु विलयन वाले माध्यम में रखते हैं तो जल परासरण द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। अब परासरण भी मैंने बताया था। परासरण क्या होता है, जब एक झिल्ली के द्वारा किन्हीं 2 विलयनों को अलग कर दिया जाए, झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर जो जल के अणु गति करते हैं, इसको हम परासरण कहते हैं। तो जब तनु विलयन वाले माध्यम में ऐसी गति होती है तो उसको हम उस विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जल के अणु जो होते हैं कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आगमन के लिए स्वतंत्र होते हैं। कोशिका की जो झिल्ली होती है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, एक ये विलयन लिया गया, ऐसे ये विलयन लिया गया है, तो ये तनु विलयन है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है तनु विलयन। अब इसमें एक ऐसे मान लो ये है पादप कोशिका, ऐसे बाहर से ही हम लोग देख ले रहे हैं, ऐसे ये है पादप कोशिका। अब ये इसके अंदर का पदार्थ ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका के बाहर का जो है ये विलयन कोशिका के बाहर का है। तो इधर तनु है, यानी इसमें जल की मात्रा अधिक है और चीनी अथवा नमक की मात्रा कम है। तो यानी ये तनु है, तो इसकी अपेक्षा अंदर का विलयन सांद्र होगा। तो ये जल जो होगा यानी सांद्र की तरफ चला जाएगा। तो गति तो दोनों तरफ होगा, थोड़ा इसमें आएगा थोड़ा इसमें, लेकिन ये विलयन इधर का अंदर का गाढ़ा है तो इसमें से ज़्यादा अणु गति करते हैं। तो जब पूरा परिणाम इसका देखा जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों तरफ कोशिका के अंदर से भी जल के अणु बाहर जाएंगे और कोशिका के बाहर से अंदर भी जाएंगे, लेकिन जो अंदर जाने की मात्रा होगी वो बाहर आने की मात्रा से अधिक होगी। तो इस प्रकार जो इसका पूरा परिणाम होगा कि जो जल के अणुओं का आवागमन का परिणाम होगा, यह होगा कि जल के अणु जो है उस कोशिका के अंदर अधिक गए, तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिका फूलने लगेगी, फूल जाएगी। अब एक दूसरा इसका जो अवलोकन किया गया कि जब कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जो बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो जाए, यानी यहाँ भी उतना ही सांद्र रहे, अंदर भी उतना ही सांद्र रहे। तो जब दोनों तरफ जल की मात्रा बराबर है तो फिर जल के अणु गति नहीं करेंगे एक तरफ से दूसरी ओर, यानी जब दोनों तरफ जल के अणु समान ही मात्रा में रखे गए हैं तो ये कहीं भी इनका गति नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम समपरास्तरीय विलयन कहते हैं। अब जब इसको एक एग्जाम्पल से ये देख लेते हैं
ये कोशिका हो गया, ये समान सांद्रता का विलयन, ये कोशिका के समान, मतलब कोशिका के समान सांद्रता का विलयन। तो ऐसी स्थिति में जल के अणुओं की गति नहीं होगी, तो इसको हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अब तीसरा जो अवलोकन करने पे हमको प्राप्त होता है कि यदि कोशिका के बाहर का विलयन जो होता है उसका जो घोल है अंदर के घोल से अधिक सांद्र होता है, तो जल जो रहेगा वो अंदर वाली कोशिका का जो जल रहेगा उसमें जल के अणु उसकी अपेक्षा में ज़्यादा रहेंगे अंदर वाली कोशिका में, तो अंदर वाली कोशिका से जल निकलकर बाहर के विलयन में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोशिका सिकुड़ जाती है। तो और ऐसे विलयन को हम अति परासरण दाबी कहते हैं। जब अंदर का ये सांद्र विलयन है, मान लो सांद्र विलयन मतलब गाढ़ा, अधिक सांद्र विलयन है इसकी अपेक्षा में। ये कोशिका है, तो यहाँ से जल के अणुओं का ऐसे जल के अणु बाहर आ जाएंगे, ऐसे बाहर आ जाएंगे। तो जब इसमें से जल निकल जाएगा तो जो कोशिका है सिकुड़ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं अति परासरण दाबी विलयन, ऐसे विलयन को। और इसमें जो पहले मैंने दिखाया था, इसमें जल के अणु बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर, तो इसको हमने क्या बोला था, अल्प परासरण दाबी विलयन कहा था। और इसमें जल के अणु का कोई आवागमन नहीं हो रहा है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन। अब हम एक एग्जाम्पल तुम लोगों को बताएंगे क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है और फिर ऐसे नॉर्मल भाषा में भी समझ लो। अगर एक अंडा लेते हैं, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है, तो इसलिए ये उसके कवर को हटा देता है। अंडे का जो ऊपर का कवच होता है वो काफ़ी कठोर होता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब केवल ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट का कवर है उसका हट जाएगा, तो फिर एक झिल्ली जैसी संरचना उसके ऊपर बचेगी। केवल ऊपर का कवच, उसको ऐसे फोड़ने से नहीं, उसको हम क्या करते हैं, केवल झिल्ली उसके ऊपर वाली रहने देते हैं। जब अम्ल में डाला जाएगा तो तभी ऐसा प्राप्त होगा हमको। जब अंडे में के बाहर केवल एक पतली झिल्ली बची रहती है, तो इसको 5 मिनट के लिए हम शुद्ध जल में रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं वो परासरण विधि द्वारा अंडे के अंदर जाने लगते हैं, जिससे अंडा फूल जाता है। तो इससे भी परासरण का हम अवलोकन करते हैं। और जब इसी अंडे को, जो झिल्ली वाला अंडा है, झिल्ली युक्त, उसको हम एक नमक के विलयन में रखते हैं 5 मिनट के लिए, तो क्या होता है कि जो 5 मिनट तक वही रखा जाता है, तो अंदर का जो पानी रहता है वो भी बाहर आ जाता है, तो इस प्रकार अंडा सिकुड़ जाता है। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है, अगर हम एक सूखी किशमिश लेते हैं, उसको हम कुछ समय के लिए उनको पहले जल में रखा जाए, तो जब जल में रखा जाएगा तो फिर जो किशमिश होती है उसके बाहर की पतली जो झिल्ली होती है उसके द्वारा, परासरण विधि द्वारा, जो जल के अणु रहेंगे वो किशमिश के अंदर चले जाएंगे और किशमिश फूल जाएगी। लेकिन फिर जब उनको हम किसी सांद्रित विलयन में, नमक अथवा किसी शक्कर का जो सांद्रित विलयन है, गाढ़े घोल में जब रखते हैं, तो फिर अंदर किशमिश के अंदर जल की मात्रा उसकी अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा ज़्यादा है, तो फिर जो किशमिश, फूला हुआ किशमिश है, उसमें से जल निकलकर फिर सांद्रित विलयन के अंदर चले जाएंगे, जिससे किशमिश फिर से सूख जाएगा। तो अब इतना कुछ 2-3 प्रयोग थे जिनके बारे में हमने जान लिया। अब बाकी नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा 2 मिनट का लेक्चर बचा है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।